साहब, खान साहब ने आज इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में मैदान सजाया और आड़े हाथों लिया है आपकी हुकूमत को। लेकिन ये बात तो बजा है कि जो महंगाई का मामला है वो संगीन है, उस पर आप लोग काबू नहीं कर पा रहे हैं। आप नहीं समझते ये महंगाई का जो अफरीत है खान साहब के दीगर बयानियों को नीचे ले जाएगा और ये आपकी हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़े तूफ़ान की सूरत में सामने आ जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि महंगाई हुई है, ये बात दुरुस्त है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। महंगाई खान साहब के दौर में भी हुई थी और हमने उस पर एहतजाज किया था, लेकिन हमारा एहतजाज सिर्फ महंगाई पर नहीं था। हमारा एहतजाज खान साहब की फेल्ड खारजा पॉलिसी के खिलाफ था। हमारा एहतजाज खान साहब के गलत डील्स के साथ था। हमारा एहतजाज खान साहब के इदारों के ऊपर तसादुम का था, उनके फाशिस्ट रवैये के खिलाफ था, पार्लियामान को अंडरमाइन करने के खिलाफ था, जो इंतखाबी निज़ाम को वो अपनी मर्जी से चलाना चाह रहे थे उसके खिलाफ था। तो एक मल्टीपल इशूज थे जिनके खिलाफ, लेकिन उसमें एक महंगाई भी था और आज वो महंगाई कंट्रोल नहीं हुई बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत तकलीफ दह सूरत हाल है। पाकिस्तान के लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इस पर कोई राय दूसरी नहीं है। और मैं एडमिट करता हूँ, लोगों को हमसे तवक्को थी कि हुकूमत आएगी तो हम इमरान खान की नाकस पॉलिसियों की जगह बेहतर फैसले कर पाएंगे, लेकिन जो महंगाई आज हुई है उसमें कुछ रोल इमरान खान साहब की पॉलिसी का है, उनके रवैयों और फैसलों का है, और कुछ रोल हालात का भी है। यानी आलमी मार्केट में अगर तेल की कीमतें बढ़ गई, गैस की कीमतें बढ़ गई, कोयला जो $100-125 का टन था वो अगर $300 टन हो गया है, तो उसमें ना आज की हुकूमत का कसूर है ना इमरान खान साहब का। लेकिन गैस अगर वक्त पे सस्ती नहीं ली तो ये फैसला ना करना बहरहाल पिछली हुकूमत का कसूर था। इसी तरह IMF के साथ डील करते हुए जो नेगोशिएशंस की गई वो अच्छी नेगोशिएशन नहीं थी। यही बात उस वक्त जब ये डील साइन हुई शौकत तरीन साहब ने भी कही, बाकी लोगों ने भी कही। खैर साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि $1 अरब के लिए IMF तिगनी का नाश नचा रहा है। वज़ीर दाखिला के इस बयान को लेकर क्या ये समझा जाए कुछ आपकी हुकूमत पॉलिसी शिफ्ट तो नहीं कर रही? क्या अब इस पे गौर तो नहीं कर रहा कि IMF इतनी शराइत हम मान चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई कर्टेसी शो नहीं कर रहा तो हम कोई और ऑप्शन देखें, या कोई ऑप्शन ही नहीं? देखिए, इस वक्त फौरी तौर पे मेरी इतला के मुताबिक कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि आज हम जहां खड़े हैं, अगर हम IMF की डील साइन नहीं करते और हमारे पास कोई मुतबादिल ज़राए नहीं है, IMF का $1 अरब पैसा एक अपनी जगह उसकी अपनी अहमियत है, ये नहीं है कि उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन IMF के इस $1 अरब के पैकेज के साथ आपके बहुत सारे दोस्त ममालिक, दीगर ममालिक जो हैं उनका भी जो उन्होंने ऑलरेडी हमें कर्ज दिए हुए हैं, उनकी रिशेड्यूलिंग है वो उसके साथ मुंसलिक है। इसी तरह उन्होंने जो नए अगर हमारी को मदद कर सकते हैं तो वो IMF के साथ लिंक है। वर्ल्ड बैंक ने हमारे लिए कोई 8-9 बिलियन का हमारा पाइपलाइन में उनके साथ एक पैकेज मौजूद है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी तकरीबन मौजूद है। ये सारा कुछ तातल में पड़ जाता है और शॉर्ट टर्म में अगर और कोई अरेंजमेंट नहीं होता, आप अपना सारा डिफेंस, अपना जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो कट भी कर दे तो इवन देन आपके पास वो स्पेस नहीं है। इसलिए कि आपको अपना बजट चलाने के लिए कोई 5,000 अरब रुपए के करीब पैसा नया चाहिए। तो कहां से आएगा? 4,000 अरब आपने अदा करना है, 5,000 अरब आपने बाय करना है, तो आप बंधे हुए हाथों के साथ हैं, टाइट हाथों के साथ है। सो शॉर्ट टर्म में तो कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, हमें करना क्या है? हमें अपनी आमदन बढ़ानी है और हमने अपने खर्चे को कंट्रोल करना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम ये नहीं करते तो फिर पाकिस्तान का दूसरा जो इसका नतीजा निकल सकता है हमारी दानिश में, और चाहिए ये मीडिया को भी, खान साहब को भी, बाकी हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी, कि वो हुकूमत को इस पे गाइड कर दें या अपनी राय दे दें कि जी जो कुछ आप कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, IMF की डील से निकल जाइए और आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे, डिफॉल्ट अवॉइड हो जाएगा। इसलिए कि अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो फिर सिंगापुर, श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है जी, फिर तेल और महंगा नहीं हो जाएगा?
क्या डॉलर और महंगा नहीं हो जाएगा? क्या आपकी ट्रेड नीचे नहीं गिर जाएगी? क्या दुनिया आप पे मजीद सैंक्शंस ये हालात तो हैं, लेकिन एक सवाल अब ये भी है, बजट आपने मंजूर कर लिया, उनकी जो शराइत थी वो मान ली आपने, PDL भी लगा दिया, GST भी लगा दिया, टैक्स स्लैब भी आपने वापस कर दिए, इनकम टैक्स जो है, जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें भी इजाफा कर दिया, ये शराइत तो आपने मान ली। अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक नहीं हो पा रहा, कब तक इसकी तवक्को है, ये कब तक हो जाएगा? देखिए, जहां तक उनकी शराइत का है, बहुत सारी शराइत तो वो थी जो हमारे अपने भी मफाद में थी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना कि अगर आप IMF के साथ डील साइन करके जो है हुई, इसको मंडे नहीं चढ़ाते तो फिर क्या होगा? क्या हमें डिफॉल्ट कर लेना चाहिए? क्या वो पाकिस्तान के मफाद, अगर है तो कर ले, लेकिन हमें कोई IMF से डर नहीं लग रहा। सवाल ये है कि क्या हम डिफॉल्ट अफोर्ड कर सकते हैं या उसको अवॉइड करते हुए IMF की डील के बाद जा सकते हैं? अगर नहीं जा सकते तो फिर शॉर्ट टर्म में हम तकरीबन नजदीक पहुंचे हुए हैं, उनकी ऑलमोस्ट कंडीशनलिटीज ये हो गई। और जहां तक आपने डायरेक्ट टैक्सेस की बात की है, डायरेक्ट टैक्सेस पाकिस्तान के निजाम में लगने चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर ज्यादा बढ़ाए जाते हैं, सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है या एडवांस इनकम टैक्स है, ये वो टैक्सेस है जो कीमत में शामिल हो जाते हैं और अल्टीमेटली आम आदमी पे पास ऑन हो जाते हैं। सो दौलतमंदों के ऊपर टैक्स लगना, डायरेक्ट टैक्सेशन होना, ये तो हमारे निजाम के लिए एक नेसेसिटी है, जरूरी है। इन इक़दामात की तो तारीफ होनी चाहिए। दूसरा, हमने इंपोर्ट्स, जो लग्जरी इंपोर्ट्स हैं उनको कट कर दिया, उनकी LCs बंद कर दी, उनकी इंपोर्ट बैन की है ताकि हमारा डॉलर ड्रेन कम हो सके। हमने शॉर्ट टर्म में फौरी तौर पे हमने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 9,000 अरब का टारगेट रखा है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे पूरा। लेकिन हमने अपनी आमदन बढ़ानी है। हमने क्या करना है? फौरी तौर पे आमदन कहां से बढ़ सकती है? एग्रीकल्चर वो है जो आप आज के इक़दाम करेंगे, अगले साल आपको रिजल्ट दे देंगे। सनत में इस तरह नहीं है। सो सनत को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पे फोकस हुआ है जो ज़राअत पे। उसके नतीजे में क्या है? फर्ज करें इस वक्त हम 30 लाख टन गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं, 30 लाख टन। वो गंदम अगर हम अपनी प्रोड्यूस कर लेंगे अगले साल, तो हम इतना पैसा, इतने हजार, इतने लाख करोड़ों डॉलर जो है वो बचा सकेंगे। और फिर अगले साल में, और हमने ये किया, हम 2008 में आए थे, हम गंदम और चीनी बाहर से मंगवा रहे थे, दालें बाहर से मंगवा रहे थे, और 2009 में हमारी पॉलिसीज की बदौलत हम सफिशिएंट हुए, 2010 में एक्सपोर्ट कर रहे थे। कायरा साहब देखें, कायरा साहब जो 2008 में जब आप आए थे तो उस वक्त आपकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी। अब हुकूमत जो है वो ये भी आपको कहा जाता है कि 12-14 जमातें मिलकर हुकूमत बनाई हुई है। फिर हमने ये भी देखा बजट सेशन के दौरान जो इत्तेहादी थे उन्होंने अपने शिकवे भी कर लिए और खुदा की कस्में खाकर कहने लगे कि हम जो है वो पिछली हुकूमत इमरान खान के साथ इससे ज़्यादा खुश थे। क्या हुकूमती बेंचेस में कोई दरार मौजूद है या वो वक्ती तौर पर जो बजट में एक रिवायत है, इत्तेहादियों के शिकवे आ जाते हैं और जब मामलात हल हो जाते हैं तो वो शिकवे ख़त्म हो जाते हैं? देखिए, बड़ी जो इत्तेहाद होते हैं ना, बड़े इत्तेहाद, ये पहले तजर्बा है इतना बड़ा इत्तेहाद का। बड़े इत्तेहादों में ये प्रॉब्लम उतने ही बड़े होते हैं, लेकिन फिर बड़ी क़यादत उन मसाइल का हल भी निकाल लेती है। ये कोई एक्सपेक्ट की बात नहीं है। जमात के अंदर लोग नाराज, एक जमात के अंदर लोग नाराज होते हैं। क्या इमरान खान साहब से लोग नाराज नहीं हुए उनके जमात के? क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नाराजगियां नहीं हुई? क्या पंजाब के अंदर नाराजगियां नहीं हुई उनकी? सो जमातों के अंदर भी ग्रुप्स नाराज हो जाते हैं, लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, हल्कों के प्रेशर होते हैं बहुत सारे, उनके डेवलपमेंट के पैसे उतने नहीं मिल रहे जितनी आपको जरूरत है। हुकूमत आपको बैलेंस करके देना चाहती है, आपके हल्के की डिमांड बहुत ज्यादा है, वो पूरी नहीं हो रही, तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन होती है। सो ये कहना कि जी इससे कोई बहुत खौफनाक दरार आ गई, ऐसा नहीं। लेकिन क्योंकि हम अलग अलग जमाते हैं और हमारे दोस्तों के जो गिले शिकवे थे वो एड्रेस भी हो गए,